नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले भाई, जिसको कहते हैं माफीनामा, माफीनामे से तो आप लोग अब परिचित हो गए होंगे। मेरे दो वीडियो में दो बात त्रुटिवश गलत चली गई थी। एक जो मैंने फ्राइडे को वीडियो किया था, उसमें मैंने मध्य प्रदेश में हिंदू पॉपुलेशन को 67 पॉइंट समथिंग बताया था, जो 90% है। गलती हो गई थी कि हिंदी भाषी 67% है, हिंदू पॉपुलेशन 90% है, इसके लिए क्षमा। और दूसरा, मैंने खड़गे जी के लिए कहा था कि उन्होंने जनरल क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, गुलबर्गा इत्यादि। ऐसा नहीं था, उन्होंने गुलबर्गा तो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी थी, और एमएलए का इलेक्शन भी जब वो लड़े अलग अलग कंस्टिट्यूंसी से लड़े, लेकिन जो कंस्टिट्यूंसी जहां पे मुझसे भूलवश हो गया था, वो पहले जनरल थी, लेकिन जब ये लड़े थे उस समय डिलिमिटेशन में वो फिर रिजर्व हो गई थी। तो दो चीजों के लिए खेद है। अब आ जाए आज की बात। इस समय बीजेपी के लिए दो सिरदर्द है, जैसे एक सिरदर्द दो सिरदर्द। तो एक सीरियस है, इमीडिएट है, तुरंत वाला, और एक लॉन्ग टर्म है। जो इमीडिएट है वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि जिसको एक टर्म आजकल बोला जाता है, क्योंकि आजकल दिवाली आ रही है, गरबा चल रहा है, जिसको कहते हैं इवेंट का बाप हो गया है वो भारत जोड़ो यात्रा। क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए चीता, एम्बुलेंस, ये सब हो रहा है। मैं लास्ट में एक और चीज बताऊंगा, एक आइडिया दूंगा कि कैसे कुछ कुछ चीजों को काउंटर किया जाए। दूसरा, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव। किसी को क्या लेना देना, मतलब आम आदमी को इससे क्या मतलब? आपके अपना चुनाव है, 9,500 आपके वोटर है, आप लोग अपना जिसको चाहिए उसको चुनिए। ये नॉर्मली ये एक लाइन का इवेंट होता, लेकिन ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से हेडलाइंस बटोर रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं बीजेपी के खास करके प्रवक्ता लोग कि इस पर चुप रहो, हाई टाइड है, लाई लो। वो उसमें भी बोले जा रहे हैं, उसमें भी बोले जा रहे हैं, उस पर डिबेट कर रहे हैं। क्या खड़गे जो हैं वो वृद्ध हो गए हैं, और फलाना है, और जयपुर में क्या हुआ। आप उन्हीं को ज्यादा फुटेज दे रहे हो। आप कांग्रेस की ही चर्चा हो रही है, आप चर्चा से बाहर हो। और खास करके चुनाव की बात करने का, क्योंकि आम आदमी को भी लग रहा है आपका मुंह कैसे है, जेपी नड्डा का तो कोई चुनाव हुआ नहीं, तो आप किस सब में कैसे बात कर। लेकिन जो ज्यादा बड़ी बीमारी है, मतलब जो एक बीमारी है जिसका इलाज मतलब चल ही रहा है, ढूंढना है, जिस भी तरह से ढूंढे उसको, वो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा खतरा है नीतीश कुमार का भाजपा छोड़ के विपक्ष के साथ आ जाना। क्योंकि जो एक टीना था, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, उस पर भी अब बातचीत शुरू हो गई है, विपक्षी एकता की बातचीत शुरू हो गई है। हिंदी हार्टलैंड में एक स्ट्रांग बैकवर्ड लीडर मिल गया है। और हो क्या रहा है कि नीतीश कुमार को उनके गृह राज्य बिहार में घेरने के लिए जो दो लोगों ने कमान संभाली है, अमित शाह साहब और सुशील मोदी साहब। अब पहले अमित शाह साहब की बात कर लें। अमित शाह साहब अभी 23-24 सितंबर को पूर्णिया और किशनगंज गए। ये सीमांचल के जिले हैं, सीमांचल के 4 जिले हैं, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार। यहां पे पूर्णिया और किशनगंज गए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपको ये डिसाइड करना है। अमित शाह साहब किशनगंज, जहां की मुस्लिम आबादी 70%, पूर्णिया जहां की मुस्लिम आबादी 40% के ऊपर, ये वहां जाके। अच्छा, एक और चीज है कि जो हमारे अमित शाह साहब हैं, ये हरदम चुनाव मोड में रहते हैं। उनका तो जो भी कदम है वो चुनाव की राह पे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अच्छी बात है, फोकस्ड है, बीजेपी को इतनी अच्छी से जिता के लाते हैं। लेकिन किशनगंज जाके वो कौन से सौहार्द और किसकी बात करेंगे, ये आप लोग डिसाइड करिए, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। अब उनकी फिर विजिट है, मतलब 20 दिन के अंदर फिर बिहार जा रहे हैं। और सुन के कभी कभी ये अच्छा लगता है ना कि कौन लोग जा रहे हैं। जैसे 11 अक्टूबर को जेपी की बर्थडे है शताब्दी सारण जिले में, कौन जा रहा है? अमित शाह साहब जा रहे हैं जेपी की बर्थडे के उसमें। तो ये कुछ चीजें हो रही हैं। अमित शाह साहब को लग रहा है कि मैं जाके इसको काउंटर कर लूंगा। क्यों दिक्कत है वो मैं अभी आगे आऊंगा। दूसरे हमारे सुशील मोदी जी हैं। अब सुशील मोदी जी के साथ दिक्कत क्या है कि सुशील मोदी जी का नीतीश कुमार से बहुत अच्छा रैपो था। सुशील मोदी जी, लालू जी, नीतीश कुमार उसी दौर के हैं, इमरजेंसी में, उस जेपी के आंदोलन में जिस दौर के ये सब लोग हैं, और इनका अपना व्यक्तिगत वो बहुत अच्छा था। एक समय जब इनको चुनाव में 2020 के चुनाव के बाद इनको सेंटर भेजा जा रहा था, तो नीतीश कुमार का उस समय थोड़ा विरोध भी था, और वो चाहते थे कि ये स्टेट में ही बने रहे, क्योंकि एक रेपो था इनका। लेकिन नहीं, इनको वहां भेजा गया। और अब शायद सुशील मोदी जी को अपना एक टैग फेंकना है कि मैं कहीं से भी ये ना कोई सोचे कि मैं नीतीश कुमार के प्रति मेरे मन में कोई हमदर्दी है। तो उस टैग को फेंकने के लिए वो मालूम नहीं क्या क्या उल जरूर काम कर रहे हैं।
क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं आप, अब वो पहले उन्होंने कहा नीतीश कुमार को बीजेपी के कुछ लोग उनका नाम दिया पलटू राम, तो ये अब उसी को की लेके बोल रहे हैं कि ये तो 2 मिनट में पलट जाते हैं। ये पिछले 7 बार पलटे हैं, अब ये 8वीं बार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे इसकी क्या गारंटी है। अरे भाई आज तो वो आपके साथ नहीं है ना, तो जब आएंगे आपके साथ तब इसकी बात करिएगा। अब फिर ये दूसरी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लालू जी से कोई ये फॉर्मूला बता रहे हैं, लालू यादव से कह रहे हैं कि ऐसा है आपको तेजस्वी को अगर बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाना है 2025 से पहले, क्योंकि 2025 में तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी बीजेपी की, फिर तो तेजस्वी बन नहीं पाएंगे, तो आप अभी वो कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं कैसे 5 जेडीयू के विधायक तोड़िए और क्या क्या करिए। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि ये उस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप किस लेवल के छात्र हैं नहीं मालूम, जो विश्वविद्यालय इस देश में ये गारंटी करता है कि कैसे पार्टियां तोड़ी जाए, कैसे सरकार गिराई जाए, उस विश्वविद्यालय के जो वीसी और जो वो हैं वो इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, तो ये वहां से आ रहे हैं। इनको क्या पड़ी है दूसरे की पार्टी में कौन चीफ मिनिस्टर बने कौन न बने, ये राय देने की भी कौन सी जरूरत है। अब मैं थोड़ा आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि क्यों समस्या है, मतलब आज बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर क्यों घबराई हुई है। मैं पहले उनके गृह राज्य से शुरू कर रहा हूं, थोड़ा जमीनी हालात देख लीजिए। ये सब लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग, 89 का आप सबको पता ही है, जनता दल बना, जेपी नीतीश कुमार एमपी बने, मंत्री बने केंद्र में। उसके बाद 91 का इलेक्शन हुआ, फिर एक बार इन लोग जीत के आए, नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस ये सब लोग। 1994 में 1994 में समता पार्टी बनी। उसके बाद 1995 मार्च अप्रैल में समता पार्टी बिहार का विधानसभा इलेक्शन हुआ, समता पार्टी सारे सीटों पर लड़े, 7 सीटें केवल जीते, 7 एमएलए की सीट, जिसमें नीतीश कुमार भी लड़े थे और जीते। नीतीश कुमार ने वहां से इस्तीफा दिया, इन्होंने प्रेफर किया लोकसभा में रहना। अब 1995 के बाद मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि जिसको कहते हैं ना आई एम पार्टी टू ऑल दिस। जॉर्ज साहब की तबीयत खराब होती है, जॉर्ज साहब जसलोक में भर्ती होते हैं, वहीं पे बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। उस समय नीतीश कुमार और जॉर्ज साहब ये डिसाइड करते हैं कि भाई अगर सर्वाइवल की बात है, 7 एमएलए की सीट आई थी, बिहार में शायद 8 सीट पे 1 एमपी बनता है, 1 एमपी भी जीतना मुश्किल होगा उस फॉर्मूले से, तो अपने समता पार्टी के सर्वाइवल के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग लालू यादव के अगेंस्ट खड़े हुए थे। लालू यादव भाई जनता दल से निकले ही थे लालू यादव के विरोध में, तो ये वहां से बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए बनाते हैं और 1996 का इलेक्शन बीजेपी के साथ लड़ते हैं। उस समय समता पार्टी बिहार में 6 लोकसभा सीट जीतती है, 1 यूपी और 1 उड़ीसा में जीतती है, तो कुल 8 सीट जीत के समता पार्टी एनडीए का पार्ट हो जाती है। फिर 1998 का मैं जल्दी से आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको मैं एक क्विक वो कर रहा हूं। 1998 में फिर बीजेपी और समता पार्टी का अलायंस होता है, 12 सीटें इस बार समता पार्टी कुल जीतती है, 10 बिहार में, 2 यूपी में। फिर 1999 की बात कर लें, 1999 में समता पार्टी उस समय जेडीयू में विलय हो जाता है, समता पार्टी जेडीयू के साथ मर्ज होती है। हालांकि उसका एक पोर्शन ब्रह्मानंद मंडल जी रख लेते हैं, मतलब वो नहीं होते हैं, वो समता पार्टी करके वो चलाते हैं, लेकिन जो जेडीयू का के साथ जॉर्ज साहब और नीतीश जी ये सब लोग उनके साथ चले जाते हैं, और अब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन होता है, एनडीए के पार्ट होते हैं। बीजेपी 99 में 23 सीट जीतती है, जेडीयू 18 सीट जीतता है। दोनों का वोट परसेंटेज मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, दोनों मिलके, और बिहार पीपुल्स पार्टी भी है, ये तीनों पार्टी मिलके 45% वोट शेयर होते हैं एनडीए का। 1998 में जो वोट शेयर होता है इस एनडीए का वो 40% होता है, और जो यूपीए का होता है जिसमें आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है, 1998 की बात मैं कर रहा हूं, उसका 33% होता है। नाउ अब आ जाता है 99, मैंने आपको बता दिया, 23 सीट ये, 18 सीट जेडीयू। यूपीए में आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं, लेकिन 1999 में लालू यादव के इनिशिएटिव पे ना केवल कांग्रेस बल्कि सीपीआई, सीपीएम और आरएलडी भी उस गठबंधन का पार्ट रहते हैं। 39% वोट इनको भी मिलते हैं, लेकिन सीटें मिलती हैं कुल 11। अब आ जाता है 2004 में के इलेक्शन के समय झारखंड बिहार से अलग हो चुका रहता है, सीटें रह जाती हैं 40 अब बिहार में, और बीजेपी जेडीयू फिर मिलकर लड़ते हैं, 11 सीट आती हैं 2004 में, वोट परसेंट होता है 37%। यूपीए का इस समय क्यों ये होता है ये भी आप समझ लीजिए। आरजेडी, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, कांग्रेस, सीपीएम, एनसीपी, ये सब लोग मिलके
यूपीए के बैनर पे लड़ते हैं, 45% वोट आता है और इनकी सीटें आती हैं 29 ये 11 एनडीए, जिसमें जेडीयू की 6, बीजेपी की 5। अब आता है 2009 में एनडीए का वोट प्रतिशत 38% 2009 में। और ये इंपॉर्टेंट इलेक्शन है इसलिए क्योंकि ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। 2004 में आरजेडी की ठीक से सीटें आती हैं, 22 सीटें आती हैं, लालू यादव केंद्र में मंत्री बनते हैं। लेकिन 2009 आते आते यूपीए में का जो सीट शेयरिंग वाला होता है वो सेट नहीं हो पाता है, वो इन लोग की आपस में बात टूट जाती है। तो कांग्रेस और आरजेडी इलेक्शन अलग अलग लड़ते हैं 2009 का। उसका रिजल्ट क्या होता है कि बीजेपी जो है वो तो जेडीयू के साथ लड़ रही है, उसको 32 सीटें मिलती हैं 38% वोट के साथ। यूपीए कांग्रेस 37 सीट अकेले लड़ती है। कांग्रेस, एनसीपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये मिलके यूपीए बनाते हैं, इनको 11% वोट मिलते हैं और केवल 2 सीटें मिलती हैं। एक लालू यादव एक फोर्थ फ्रंट बनाते हैं जिसमें आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की, ये तीनों लोग मिलकर लड़ते हैं। केवल आरजेडी की 4 सीटें आती हैं और 20% वोट मिलते हैं। ये वही समय है जिसके बाद रामविलास पासवान को ये लगता है कि मुझे यहां से अब शिफ्ट होना चाहिए और फिर वो मतलब इधर विपक्ष की बात छोड़ के वो बीजेपी के साथ जाके हाथ मिला लेते हैं। लेकिन 2014 में जैसे एलजेपी, तो रामविलास पासवान तो उधर जाते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार हैं वो रहते तो एनडीए का पार्ट हैं, लेकिन उनको 2014 में नरेंद्र मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर चेहरा बनाने से बीजेपी को उनको ऐतराज होता है और इसके विरोध में वो कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ बिहार का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये उनके गोधरा कांड के, उनके जो गुजरात में उनका जो पास्ट हिस्ट्री थी उसके विरोध में। उसके विरोध में मैं आपको एक बात और बताता चलूं, बिहार के जो 3 शीर्ष नेता रहे हैं मंडल के बाद के, रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार। लालू यादव तो हरदम विरोध करते रहे गोधरा और उस बात का, उन्होंने तो जब रेल मंत्री थे तो एक कमीशन भी बना दिया था। रामविलास पासवान जब गोधरा होता है तो बहुत गिने चुने, शायद एक वो अकेले थे या 1 या 2 लोग जिन्होंने उसके प्रोटेस्ट में एनडीए से त्यागपत्र दिया था। वो मंत्री थे, उन्होंने एनडीए छोड़ा था उस समय। उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कहते हैं कि नहीं, आपके चूंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा आप आगे करके इलेक्शन लड़ना है, हम आपके साथ 2014 का इलेक्शन उनके साथ नहीं लड़ते हैं। अब इसका होता क्या है, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता मंच ये सब लोग मिलके इलेक्शन लड़ते हैं। 31 सीट बीजेपी को मिलती है, मतलब एनडीए को मिलती है, माफ कीजिएगा, 40% टोटल वोट शेयर रहता है। दूसरी तरफ यूपीए है, यूपीए में आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी 7 सीटें मिलती हैं, 30% वोट। जेडीयू अकेले लड़ता है, 2 सीटें मिलती हैं, 16% वोट। ये वही समय है, आपको मैं ये जर्नी इसलिए कर रहा हूं कि आपको वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट याद रहता रहे कि कैसे चीजें हुई थी। ये वही समय है जब नीतीश कुमार को ये लगता है कि अब 2015 का इलेक्शन आ रहा होता है कि ये कैसे जीतेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी के अगेंस्ट हमें लड़ना है तो फिर तो कहीं नहीं रहेंगे। तब होता है महागठबंधन। उस महागठबंधन में लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस, ये सब लोग एक मंच पे आते हैं। अब इस महागठबंधन का मैं इसलिए 2015 का आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि जरा याद रहेगा आपको, इसमें आरजेडी और जेडीयू बराबर सीटें लड़ते हैं, 101-101। कांग्रेस 41 सीट, 41 सीट लड़ती है। टोटल इस गठबंधन की सीट आती है 178। टोटल वोट परसेंटेज होता है 43%। लेफ्ट फ्रंट अलग लड़ रहा होता है इस बार 2015 में, उसकी 3 सीट आती हैं 3% के साथ। जो एनडीए है वो बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, हम और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये सब लोग मिलकर लड़ते हैं। इनकी 58 सीट आती हैं, 35% वोट परसेंटेज। अब आता है 2019 का इलेक्शन। इस समय तक अमित शाह को ये समझ में आ जाता है कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है तो उनका सफाया भी हो सकता है बिहार की पॉलिटिक्स से, क्योंकि एनडीए में समता पार्टी कह लीजिए या जेडीयू कह लीजिए, वो 96, 98, 99, 2004, 2009 के सारे इलेक्शन साथ लड़े हैं। 2014 में वो पहली बार अलग होते हैं, लेकिन लालू के साथ नहीं जाते हैं। 2014 के लोकसभा इलेक्शन नीतीश अलग लड़ते हैं, इसलिए शायद वोट बंटने के चक्कर में बीजेपी का फायदा हो जाता है, उनको सीटें मिल जाती हैं। लेकिन 2019 में अमित शाह ये जानते हैं और अपने सिटिंग एमपीज के टिकट काट के फिर से जेडीयू और नीतीश कुमार को वापस लाते हैं, इस टर्म पे लाते हैं। और इधर नीतीश का और तेजस्वी यादव के बीच की भी कुछ दिक्कतें होने लगी थी वर्किंग अरेंजमेंट में,
नीतीश भी यहाँ लाए जाते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है क्योंकि उनके पास भी उनके एमपी कैसे अकोमोडेट होते हैं। खैर, वो वापस आते हैं एनडीए के साथ और 17 सीट पे लोग चुनाव लड़ते हैं और 20 में से 39 सीट्स एनडीए के खाते में 2019 के इलेक्शन में आती हैं। वोट परसेंटेज 54%। यूपीए और महागठबंधन, अब वो उसका नाम महागठबंधन बोला जाता है, ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी, कांग्रेस, क्योंकि अब ये 2009 के बाद लालू यादव 2009 का चुनाव साथ नहीं लड़े थे, उनकी 4 ही सीटें आई थी और उसके बाद थोड़ा कांग्रेस ने, मैं हालांकि उस व्यक्तिगत रूप से मैं उस चीज़ को ठीक नहीं मानता हूं, इनको केंद्र की सरकार में अकोमोडेट नहीं किया गया था 2009 में लालू यादव को, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था इनको, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो सोनिया गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ, यूपीए के साथ उस एक एक्सेप्शन को छोड़ के हरदम खड़े रहे थे। खैर, इस जो यूपीए है उसको 2019 में 32% वोट मिलते हैं। अब आता है 2020 का इलेक्शन। 2020 के इलेक्शन में बीजेपी और जेडीयू 7 इलेक्शन लड़ते हैं, बाकी गठबंधन एक साथ है। 2020 का जब विधानसभा इलेक्शन होता है तो बीजेपी 110 सीटें लड़ती है, जेडीयू 115 सीटें लड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। बीजेपी 74 सीट जीतती है, जेडीयू 43 सीट जीतता है। कारण इसमें बहुत बड़ा ये होता है कि चिराग पासवान को अमित शाह एज अ टैक्टिस कि नीतीश कुमार को थोड़ा कंटेन रखा जाए, उनकी पार्टी के एमएलए कमाए, वो उन सारी जगहों पे चिराग पासवान के पीठ पे हाथ रख के उनके कैंडिडेट से चुनाव लड़वाते हैं जहां जहां जेडीयू है, और एनडीए से चिराग पासवान को बाहर भी नहीं किया जाता है। ये नीतीश भी समझ रहे होते हैं। 2020 का एक और इंटरेस्टिंग वो है जो आप समझ लीजिए, एनडीए और महागठबंधन को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दोनों को 37.9% वोट मिलता है। टोटल वोट जो पोल होता है उसका वोट मैं आपको बता दूं, एनडीए को बिहार 2020 विधानसभा इलेक्शन में 1,57,02,650, 1,57,02,650, महागठबंधन को, आरजेडी और कांग्रेस वाले को 1,56,91,500। इन टर्म्स ऑफ वोट 11,150 वोट केवल ज्यादा मिलते हैं। 11,150 वोट टोटल वोट में। सीटों का फर्क ज्यादा हो जाता है, 110 और 125 सीटों का फर्क ज्यादा हो जाता है, लेकिन बहुत क्लोजली फॉट इलेक्शन था। अब इस समय अमित शाह को एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बीजेपी छोड़ के अगर सारी पार्टीज एक जगह हो गई हैं तो जिसको कहते हैं बिहार में बीजेपी के लिए बोहनी भी मुश्किल है। एक सीट जीतना के भी लाले पड़ सकते हैं, जो आज के हालात हैं। कल के दिन कौन छोड़ के कहां चला जाए वो एक अलग बात है। जैसे वेस्ट बंगाल में अगर ममता बनर्जी के सामने ये खड़े हैं और अगर थोड़ी भी विपक्ष की तालमेल बन जाता है तो बीजेपी का वहां से जो 18 सीट हैं उसमें से एक आध सीट से ज्यादा की भी दिक्कत हो सकती। तो इस समय अमित शाह के लिए जरूरी है कि वो बिहार जाएं, कुछ ऐसा हो, कहीं कुछ तो हो, किशनगंज जाएं, पूर्णिया जाएं, अररिया जाएं, इन सब जगह जाएं, कुछ ऐसा माहौल हो। चलते चलते मैं एक अंतिम बात कर दूं, इवेंट की एक आइडिया दे दूं। राहुल गांधी की कल बहुत से लोगों ने पिक्चर देखी होगी कि जब वो कर्नाटक में है तो मूसलाधार पानी पड़ रहा है और वो खड़े होकर उसी में भाषण दे रहे हैं, सामने लोग सुन रहे हैं। इस तरह का एक नज़ारा एक बार हम लोगों ने महाराष्ट्र इलेक्शन में भी देखा था, जब शरद पवार साहब भीगते हुए पानी में भाषण दे रहे थे। लेकिन एक जो हमारे यहाँ के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कई जगह होता है, पिक्चर में आप नहीं देखते हैं, वो फायर टेंडर लगा दिया जाता है पानी भगाने में और वो आर्टिफिशियल रेन करता है। तो उस तरह का एक इवेंट होना ज़रूरी है क्योंकि ये सब लोग लाइमलाइट ले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह का एक इवेंट भी हो जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।